नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, इससे पहले हम आज की इंपॉर्टेंट क्लास पर चर्चा करें, एक बार मेरे बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का मुझे आईएएस आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजव्यवस्था, राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो गए, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुझे मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ, इसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा का अनुभव शामिल है। बच्चों, कई बच्चे आप लोग ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड हो, देख रहे हो, जानते हो मुझे, लेकिन ये इंट्रोड्यूस करना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि कई बच्चे अभी पहली बार मुझसे जुड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको समझाते हैं। ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा, आप अगर हमसे लंबे टाइम तक जुड़े रहना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और बंसल 10 कोड का यूज कर चुके हैं और इसीलिए हमारी ऐप से डायरेक्टली वो कनेक्ट हो गए हैं। बच्चों, ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। कैसे इसमें आपको रजिस्टर करना है और इसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसे इंस्टॉल करना है और यहां पर आपको इस तरह से एक ऑप्शन दिखेगा, गेट सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं, इसे प्लस सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं बच्चों। इसके क्या फायदे हैं, सबसे पहला डेली लाइव क्लासेस यहां पर मिलती है। मेरे जैसे अनेकों टीचर्स के साथ आप लाइव क्लासेस में एंगेज हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो सेशन लेंगे वो एक वन टू मैनी सेशन होगा, अर्थात मैं यहाँ पर सेशन लूंगा आपका यूट्यूब पर और इसमें आप सभी मुझे सुन रहे होंगे। लेकिन जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहां पर लाइव क्लासेस होंगी, अर्थात जैसा आप ऑफलाइन में फील करते हैं, सारे डाउट्स टीचर से क्लास के बीच में ही पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर आप सारे डाउट्स क्लास के बीच में पूछ पाएंगे। ये एक इंटरेक्टिव सेशन होता है बच्चों। यू कैन एंगेज इन डिस्कशंस, आस्क योर डाउट्स, और वहां पर आपको पोल्स होते हैं कई, जिसमें एमसीक्यूज के लिए आप वहां पे पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, बच्चों यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन होता है जिससे आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो आप आरएएस में टॉप पर पहुंचेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिस यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हो जाती है। ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। ऐसा नहीं कि आज मैंने भारत पाकिस्तान संबंध की क्लास ली हो और किसी दिन भारत अमेरिका की संबंध की क्लास हो रही है, ऐसा नहीं होगा बच्चों। जैसे कि आपको पता नहीं है अभी मेरी कौन सी अगली क्लास होने वाली है, लेकिन जब प्लस कोर्स होगा तो उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, वहां पर आपको सब कुछ पता होगा कि कौन सी क्लास कब मेरी होगी। बच्चों, इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको इसी कोर्स में मिल जाते हैं। एक जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग दिख रहे हैं, एक महीने, 3 महीने, 6 महीने का, एक ये वाला खंड है, दूसरा 12 महीने का है और एक 24 महीने का है। बच्चों, अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन सिंसियरली कर रहे हैं, अगर आप बनना चाहते हैं आरएएस, तो आपको कम से कम 12 महीने का कोर्स करना होगा क्योंकि पूरे कोर्स की प्रिपरेशन में 1 साल का समय लगेगा। सारे टीचर्स के सेशन आप सुनेंगे, उनको याद करेंगे, लिखेंगे, उनके नोट्स आप बनाएंगे, सारा काम करेंगे, 1 साल मिनिमम आपको लगेगा। और पूरे 1 साल तक अगर आप गाइडेंस में रहेंगे तो इस प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए 12 महीने का कोर्स आपको मस्ट है, इससे कम कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है बच्चों। दूसरी बात आती है इस बंसल 10 कोड की। ये मेरा कोड है जो मुझे मिला हुआ है बच्चों, आप इसका यूज कर सकते हैं। BANSAL10 मतलब 10%, बंसल मेरा सरनेम, और इस कोड का इस्तेमाल करके आपको एक तो फायदा होगा कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको फीस में, अर्थात ये जो मैंने बताई 7,000 रुपए की फीस ये आपकी रह जाएगी 6,300 रुपए की। तो एक तो ये फायदा हुआ 10% डिस्काउंट का, और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आप मुझसे मेरी ऐप के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और आसानी से मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। जो बच्चे जुड़ चुके हैं, जो बच्चे मेरी ऐप के थ्रू कनेक्ट हो गए, जिन्होंने ले लिया प्लस सब्सक्रिप्शन, उन्हें ये पता है कि वो आसानी से मेरी गाइडेंस के अंदर चल रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लिया है वो बंसल 10 कोड का यूज करके मेरी ऐप से कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों। इसके बाद 24 महीने के कोर्स के बारे में बताता हूँ कि 8,400 इसका अमाउंट होता है, 12 महीने 2 साल के लिए कोर्स हो जाता है आपका 8,400 में। फिर मैंने बताया बंसल 10 कोड, अगेन यहां पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट मिलने के बाद ये जो फीस है 7,560 रुपए रह जाएगी बच्चों। और दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया, आपको डायरेक्टली मेरी ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और पूरे 2 साल तक यहाँ पर मेरी ऐप के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भारत पश्चिमी एशिया संबंधों के बारे में।
बच्चों भारत पश्चिमी एशिया एशिया संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों कारणों से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो पश्चिमी एशिया का पूरा क्षेत्र है ये हॉट बेड रहता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई ना कोई मुद्दा पश्चिमी एशिया में चल रहा होता है बच्चों। तो हर साल के एग्जाम के लिए ये एवरग्रीन टॉपिक मान सकते हैं इसे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कभी कभी न्यूज में आते हैं और वो उस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पश्चिमी एशिया एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे पिछले 4 साल के एग्जाम हो, चाहे आगामी 4 साल की परीक्षा हो, हमेशा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, हम सारे मुद्दों को एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। पूरे पश्चिमी एशिया के अंदर क्या राजनीति है, कौन सी जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कौन सी भू राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, किस क्षेत्र को पश्चिमी एशिया कहते हैं, अनेकों प्रकार से हम इन संबंधों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से संघर्ष चल रहे हैं, भारत का उन संघर्षों से क्या लेना देना है, भारत के इस पश्चिमी एशिया संबंधों से क्या लेना देना है, किस प्रकार के हमारे वर्तमान में संबंध हैं, किस प्रकार के हमारे भविष्य में पश्चिमी एशिया संबंध हो सकते हैं, इन सारे संबंधों की हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इस चर्चा को स्टार्ट करें, एक बार कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें जो या तो पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ तैयारी की हो सकती है लेकिन उसके बाद भी उन्हें मैप का बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, मानचित्र उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। बच्चों कई बार बच्चों को परेशानी आती है कि सर पश्चिमी एशिया में कौन सा क्षेत्र समाहित होता है, ये उन्हें नहीं पता होता। बच्चों मैप आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये पूरा विश्व का मानचित्र है और यहाँ पर ये पूरा एशिया वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, और ये यूरोप का क्षेत्र है। यहाँ पर ये नीचे अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है और एक आपको इनके बीच में यहाँ पर एक लाल कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा रेड कलर से, जो भारत के पश्चिमी दिशा की तरफ है, और यहाँ पर इसी क्षेत्र को कहा जाता है पश्चिमी एशिया। ये बिल्कुल एशिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है, इसलिए भी इसको पश्चिमी एशिया कहा जाता है। लेकिन इस पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, फिर अगर ये पश्चिमी एशिया है तो मध्य पूर्व क्या है, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया में क्या अंतर है, बृहद मध्य पूर्व क्या है, इनमें से खाड़ी के देश क्या है, अलग अलग नाम इस क्षेत्र के मिलते हैं बच्चों हमें। इस पश्चिमी एशिया से संबंधित ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है और यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं आईएएस की परीक्षा की बात करूं तो पिछले से पिछले साल ही पूछ लिया था आईएएस की परीक्षा में, मध्य पूर्व के नाम से निम्न में से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। 4 ऑप्शन थे बच्चों और बड़ी आसानी से आपको पश्चिमी एशिया छांटना था। बच्चों अगर आप एक बार इस पूरी क्लास को कर लेंगे तो पश्चिमी एशिया से संबंधित चाहे वो प्री के क्वेश्चन हो चाहे मेंस के क्वेश्चन हो, आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, सारी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। एक बार हम पहले स्टार्ट करते हैं पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित किए जाते हैं। एक बार हमें मानचित्र में अंदाजा लग गया कि ये वाला क्षेत्र पश्चिमी एशिया का है। अब हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से देश इस पश्चिमी एशिया में शामिल हैं। जो रेड कलर का स्पॉट था, रेड कलर का पिछले मानचित्र में ये स्पॉट था, इसी को मैं अब आगे एक्सपेंड कर रहा हूं। ये देखिए ये वो सारे देश हैं बच्चों जो पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो ईरान का क्षेत्र हो, ये देखिए ग्रीन कलर में ईरान, मैं मार्क करते जाऊंगा, राइट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है, इनके बारे में आप टैली कर सकते हैं। ये ईरान का क्षेत्र हो गया, इधर ये वाला क्षेत्र इराक का हो गया बच्चों, सऊदी अरब, ये पूरा येलो कलर का जो क्षेत्र दिख रहा है, बड़ा वाला देश दिख रहा है, ये पूरा सऊदी अरब हो गया। एक संयुक्त अरब अमीरात है बच्चों, संयुक्त अरब अमीरात, ये वाला यूएई जो दिखा हुआ है आपको इंग्लिश में, ये वाला जो क्षेत्र है ये है संयुक्त अरब अमीरात। इधर आप देखेंगे ये ओमान का क्षेत्र है, और जिसको लेकर हाल में भारत ने एक बंदरगाह यहाँ पर लिया था, डकमो बंदरगाह, उस सारी चीजों की चर्चा करेंगे हम। तो ये वाला ओमान का क्षेत्र हुआ बच्चों। इसके बाद में यमन के बारे में बात किया तो ये यमन का क्षेत्र है, ये वाला यमन हो गया जो 6 नंबर पे लिखा हुआ है। उसके बाद में कुवैत बच्चों, ये एक आपको ब्लू कलर का शेड दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा देश, ये है कुवैत। इसके बाद बहरीन, बहरीन बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है बहरीन। इसके बाद में कतर, ये एक ग्रीन कलर का एक आपको दिख रहा है, ये है कतर। इसके बाद में तुर्की की बात की, तुर्की ये वाला देश है बच्चों, यहाँ पर ये तुर्की का कुछ हिस्सा जो ये आपको दिख रहा है, एक छोटा सा हिस्सा ये यूरोप में आता है, बाकी का जो हिस्सा है ये तुर्की का, ये एशिया के अंदर आता है। तो जब हम तुर्की की बात कर रहे हैं पश्चिमी एशिया में, तो हम इस तुर्की की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी बच्चों। इसके बाद में इजराइल, ये आपको दिख रहा है एक येलो कलर का एक देश, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ये वाला देश है इजराइल। इसके बाद में बात करते हैं जॉर्डन की, जॉर्डन हुआ आपका इजराइल के जस्ट नीचे, ये वाला देश ब्लू कलर में जो लिखा बना हुआ है। इसके बाद में लेबनान, इजराइल के जस्ट ऊपर यहाँ पर आप देखिए एक और येलो कलर का एक देश है, इसका नाम है लेबनान। इसके राइट साइड में है बच्चों ये सीरिया, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको एक देश सीरिया। ये सारे देश हैं जो पश्चिमी एशिया के देशों के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। और एक चीज और कि ये जो ओमान था, इस ओमान में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये ओमान है और एक छोटा सा हिस्सा इस ओमान का यहाँ पर भी है। और एक बात और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इस ओमान और
ये वाला ओमान देखा आपने, यहाँ पर छोटा हिस्सा ओमान का भी है और यहाँ पर ईरान है, और एक जो छोटा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूं, इसे कहते हैं हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज हॉर्मुज जल संधि। ये हॉर्मुज जल संधि इस खाड़ी को, ये इसे कहते हैं पर्शिया की खाड़ी, इस खाड़ी को अरब सागर से जोड़ रही है। यही है हॉर्मुज की जल संधि, जिसको लेकर थोड़े टाइम पहले विवाद रहा था बच्चों। हॉर्मुज जल संधि समझ में आया आपको, ईरान और ओमान के बीच में है, और इधर की तरफ दोनों क्षेत्र कौन से हैं, पर्शिया की खाड़ी, और इधर हुआ आपका अरब सागर या हिंद महासागर। इस छोटे हिस्से को हमने बोला, छोटे पोर्शन को अरब सागर, और अरब सागर किसके अंदर आ गया, हिंद महासागर के अंतर्गत। तो बच्चों ये सारा हुआ। अब किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि सर ये अफगानिस्तान यहाँ पर शामिल किया हुआ है। बच्चों अफगानिस्तान को आप पश्चिमी एशिया में डायरेक्टली शामिल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान एक ट्रांजिशन बनाता है, एक ट्रांजिशन बनाता है, इसे मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच में एक ट्रांजिशन की स्थिति में रखते हैं, इसलिए आप यहां पर इसको डायरेक्टली शामिल नहीं करें पश्चिमी एशिया में। बात करते हैं अब मिडिल ईस्ट की। जो हमने शुरू में कहा था कि पश्चिमी एशिया का क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी एशिया में कौन से देश सम्मिलित किए जाते हैं, हमने अभी देख लिया मैप में। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व। मध्य पूर्व हिंदी में कहा और मिडिल ईस्ट इंग्लिश में। ये मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व का क्षेत्र कौन सा है, देखिए बच्चों मैप में यहां पर आपको पूरा की पूरा ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है मिडिल ईस्ट। क्या अंतर है, क्या अंतर है मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में। देखिए पश्चिमी एशिया के जिन राष्ट्रों की हमने अभी बात की, वो सारे के सारे समाहित हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उन्हें हम मिडिल ईस्ट में भी काउंट कर रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में अफ्रीका का कुछ हिस्सा आ रहा है, आप ध्यान से देखें मैप में, ये इजिप्ट राष्ट्र, इजिप्ट जिसे पहले मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट भी मिडिल ईस्ट के अंदर शामिल है। अर्थात मिडिल ईस्ट किसको कहा हमने, पश्चिमी एशिया प्लस उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के कुछ देश नहीं, सिर्फ एक देश है यहां पर, इसका नाम हुआ क्या, इजिप्ट या मिस्र। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। मिडिल ईस्ट कौन सा क्षेत्र है, ये पूरे के पूरे पश्चिमी एशियाई देश जो हमने पिछले मैप पे देखे थे, और उसमें शामिल कर दिया हमने इजिप्ट को। तो इजिप्ट कहां पर हुआ, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र। तो इस प्रकार ये सारा क्षेत्र मिलाकर क्या कहला रहा है, मिडिल ईस्ट। अब बात आती है कि इसे मिडिल ईस्ट क्यों कह रहे हैं, इसे इसे अलग नाम से क्यों पुकार रहे हैं, मध्य पूर्व के नाम से क्यों पुकार रहे हैं। बच्चों ये पूरी तरह से अंग्रेजों के नामकरण के आधार पे था। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, जब अगर मैं बात करूं 1900 से लेकर 1950 तक के समय काल में, अगर इन पहले 50 सालों की बात करें, तो यहां पर अंग्रेजों का बोलबाला हुआ करता था। 1950 से अगर बहुत स्पेसिफिक होना है तो 45 तक कह सकते हैं। इस समय में अंग्रेजों का बोलबाला हुआ करता था, और जिस प्रकार ये दुनिया को देखते थे उसी प्रकार दुनिया चलने लगती थी, क्योंकि ये एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। बच्चों आप इंग्लैंड की पोजीशन देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये वाला मैप, यहां पर कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। ये वाली रेखा कौन सी, ग्रीनविच रेखा, जो इसको जो हम कहते हैं कि 0 डिग्री देशांतर के रूप में जानी जाती है। ग्रीनविच रेखा जो पृथ्वी को, जो अपने भूगोल को दो भागों में बांट देती है, जो आपने देखा होगा ग्लोब, उस ग्लोब को दो भागों में बांट रही है, बराबर भागों में। ये कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो इंग्लैंड के पास से गुजर रही है यहां पर, इस तरह से। अब आप देखिए कि इनके पास से ये अंग्रेज यहां पर बैठे हुए हैं, ये वाला इंग्लैंड है, यहां पर ये बैठे हुए हैं, और यहां से इस पूरी दुनिया को देख रहे हैं, यहां से बैठकर ये पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ये क्या है इनका पूर्वी क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है, इस पूर्वी क्षेत्र का मिडिल क्षेत्र, बीचों बीच का क्षेत्र। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इस पूरे क्षेत्र के मिडिल क्षेत्र को, मतलब पूरब के मिडिल क्षेत्र को मिडिल ईस्ट। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। और मिडिल ईस्ट में इन्होंने इस अफ्रीका का ये मिस्र प्रांत भी रखा, मिस्र वाला देश भी रखा, और इस तरह से इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा, मिडिल ईस्ट। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये मिडिल ईस्ट है तो हमारा तीसरा प्रश्न था, ये मिडिल ईस्ट अगर क्लियर हो गया तो हमारी तीसरी बात थी मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में अंतर। ये बात आपको क्लियर हो गई। पश्चिमी एशिया में एक देश हमने इजिप्ट जोड़ दिया, इजिप्ट जोड़ते ही ये क्या बन गया, मध्य पूर्व का क्षेत्र। अब बात करते हैं बृहद मध्य पूर्व क्या है। बच्चों अब जब बृहद मध्य पूर्व की बात हो रही है, तो यहां पर हम ये जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र हमने बताया, पश्चिमी एशिया प्लस इजिप्ट। अब जब बृहद मध्य पूर्व की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसमें अफगानिस्तान को शामिल कर सकते हैं, अब इसमें हम अफ्रीका के और देशों को शामिल कर सकते हैं। जो उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ये वाले जो देश हैं सारे के सारे, इन सबको हम यहां पर शामिल कर सकते हैं। यहां पर अनेकों देश हैं बच्चों, लीबिया देश है, इन सारे देशों को हम यहां पर शामिल कर सकते हैं। और इसे क्या कह रहे हैं हम, बृहद मिडिल ईस्ट, बृहद मध्य पूर्व या बृहद मिडिल ईस्ट। बच्चों इसके बाद में अगला प्रश्न है, खाड़ी के देश कौन से हैं। देखो दोस्तों,
खाड़ी के देश ये वाले देश हैं। अभी हमने देखी थी पर्शिया की खाड़ी, यहां पर ये वाली खाड़ी देखी थी पर्शिया की खाड़ी, इस मैप में मैंने आपको दिखाई थी। ये वाली जगह कौन सी थी? पर्शिया की खाड़ी। और पर्शिया की खाड़ी के आसपास आपको कई सारे देश दिखाई दे रहे हैं, कई सारे देश दिखाई दे रहे हैं। ये वाले सारे देश जो पर्शिया की खाड़ी के आसपास स्थित हैं, इनमें से 6 देश ऐसे हैं जिनको मिलाकर हम कहते हैं खाड़ी के देश। बच्चों, खाड़ी के देशों में ये ऊपर का जो ईरान वाला क्षेत्र था, ये वाला आपने पुराने मैप में देखा, इस क्षेत्र को क्या बोल रहे थे? ईरान। इस क्षेत्र को क्या बोल रहे थे? इराक। ये वाला क्षेत्र इराक का था और ये वाला कौन था? ईरान। इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। खाड़ी के आसपास के सिर्फ 6 देशों को हम मिलाकर क्या कह रहे हैं? खाड़ी के देश। कौन कौन से 6 देश हैं? देखिए, ये वाला बड़ा वाला देश सबसे बड़ा जो है सऊदी अरबिया या सऊदी अरब, हिंदी में से सऊदी अरब कहेंगे, सऊदी अरब हुआ। उसके बाद में ये वाला हमने पहले बताया था संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ये वाला देश हो गया ओमान, कुवैत हो गया, इधर ये कुवैत हो गया, इसके बाद में बहरीन, बहरीन हो गया यहां पर, और ये कतर, ये वाला कतर। ये सारे देशों को मिलाकर ही हम क्या कह रहे हैं? खाड़ी के देश। तो बच्चों, ये बात बिल्कुल गलती मत करना। अगर पूछे निम्न में से कौन सा देश खाड़ी का देश नहीं है, और अगर ईरान ऑप्शन में हो तो वो देश खाड़ी का देश नहीं है। अगर इराक ऑप्शन में हो तो इराक भी खाड़ी का देश नहीं है। अगर यमन ऑप्शन में हो तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, यमन भी खाड़ी का देश नहीं है, क्योंकि वो खाड़ी से बहुत दूर है। देखिए, ये वाला देश है यमन, अभी हमने मैप में देखा था, ये वाला देश था यमन, और खाड़ी कहां पर है? ये वाला क्षेत्र खाड़ी का क्षेत्र है, जिसे हमने भी देखा था पर्शिया की खाड़ी। और ये खाड़ी से काफी दूर है, इसलिए यमन भी नहीं है। लेकिन खाड़ी के पास में होने के बाद भी ईरान और इराक को खाड़ी के देशों में शामिल नहीं किया जा रहा है। बच्चों, क्यों नहीं किया जा रहा है, इनके बारे में अभी आगे चर्चा कर लेंगे, इनके लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पर विवाद रहता है ना, ये सारी चीजों के बारे में अभी बात करने वाले हैं। ये बात क्लियर हो गई। खाड़ी के देशों के नाम से किसको जाना जाता है? मिडिल ईस्ट को किसको बोलते हैं? पश्चिमी एशिया किसको बोलते हैं? बृहद मिडिल ईस्ट या बृहद मध्य पूर्व किसको बोल रहे हैं? ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया की अवस्थिति और इसके महत्व की रूपरेखा। हमने इन सारे टर्मिनोलॉजी को समझ लिया। पश्चिमी एशिया का क्षेत्र कौन सा है, वहां पर कौन से देश हैं, ये सब हमें समझ में आ गया। एक बात और बच्चे बता देता हूं कि हमने अभी स्पेसिफिकली देखा है, इसलिए हमें मिडिल ईस्ट में और पश्चिमी एशिया में अंतर दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट जो हमने देखा, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया मतलब वेस्टर्न एशिया, इन दोनों में हमें अंतर दिखाई दिया, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली इन सारे शब्दों को देखा, सारे देश इसमें कौन से शामिल हैं वो देखा। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में दोनों ही शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है। इनफैक्ट जो ये मिडिल ईस्ट कहा गया था, अंग्रेजों ने कहा था शुरू में, और अभी वर्तमान में पश्चिमी एशिया के देश भी अपने आप को मिडिल ईस्ट जैसा ही समझते हैं, अर्थात वो भी इसे आम बोलचाल की भाषा में मध्य पूर्व ही कहते हैं। बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, पूर्व से ये कंफ्यूज नहीं होना कि एशिया के पूर्व के हिस्सा है, मध्य पूर्व कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी एशिया है। और आम बोलचाल की भाषा में मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व का क्षेत्र जो है उसे एक दूसरे के समानार्थी रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया की अवस्थिति और महत्व की रूपरेखा। हमने देखा बच्चों, अब आप बड़े मैप पर देख पा रहे होंगे। अब देखिए, ये है भारत, अपना प्यारा भारत, और यहां पर इसमें ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमने देखा पूरा की पूरा कौन सा क्षेत्र था? पश्चिमी एशिया का। अब आप इसकी लोकेशन देखिए, इसकी लोकेशन देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। यहां पर कौन सा महासागर है? ये बड़ा महासागर, हिंद महासागर। वर्तमान में अगर भू राजनीति की बात की जाए तो पूरे विश्व का ध्यान इस हिंद महासागर की ओर आने लगा है। क्यों आने लगा है? इन पश्चिमी एशियाई देशों की वजह से, और इस चीन के द्वारा इस हिंद महासागर में होने वाली गतिविधियों की वजह से। बच्चों, यहां पर देखें आप, ये वाला हमने क्या कहा था? खाड़ी का क्षेत्र। इस खाड़ी के क्षेत्र में क्या होता है? तेल। पूरे विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है ये खाड़ी का क्षेत्र। और पिछले कई सालों से इस क्षेत्र की भू राजनीति इसीलिए सारे देशों की जो ध्यान है वो इस क्षेत्र में इसीलिए केंद्रित है, जिसे भू राजनीति शब्द से जाना जाता है, वो इस क्षेत्र में इसीलिए केंद्रित है क्योंकि यहां पर तेल उत्पादन होता है। आपने सुना होगा कि अमेरिका इस जगह पर कई युद्ध लड़ चुका है, जैसे ईरान के साथ समस्या हो चुकी है, इराक के साथ समस्या हो चुकी है, यहाँ पर कई कई जगह पे जैसे इजराइल के साथ उसने दोस्ती की हुई है, सऊदी अरबिया के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर तेल का उत्पादन होता है, और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस तेल का बहुत महत्व होता है। तेल को एक सामरिक वस्तु के रूप में भी देखा जाता है बच्चों। और देखिए, अगर ये पर्शिया की खाड़ी है जिसे हम खाड़ी क्षेत्र कह रहे हैं,
यहां से अगर इन सारे देशों, ये भारत क्या है, एक तेल की आवश्यकता वाला देश, जिसके पास स्वयं के पास तेल उत्पादन इतना नहीं होता है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसी तरह का हाल चीन का भी है, इसी तरह का हाल जापान का भी है। ये सारे देश कैसे हैं, जिन्हें तेल का आयात करना पड़ता है बड़ी मात्रा में अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। और ये वाला क्षेत्र कौन सा है, जो तेल की सप्लाई करता है, तेल का निर्यात करता है, अर्थात पूरे विश्व में तेल की सप्लाई करने के लिए ये स्थान प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है बच्चों। अब देखिए, भारत यहाँ है, चाइना यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन है, इधर जाएंगे अपन तो ये आया यहाँ पर है जापान, और ये है साउथ कोरिया, है दक्षिणी कोरिया। बच्चों अब देखिए, इस खाड़ी क्षेत्र से तेल का टैंकर चलता है इस रास्ते से, यही वो हिंद महासागर का क्षेत्र है जहां से तेल का टैंकर चलेगा, चीन को सप्लाई करेगा तेल की, और यहां पर जापान के पास पहुंचेगा, और यहां पर ये दक्षिण कोरिया के पास पहुंचेगा। ये एक रास्ता है, एक समुद्री रास्ता जिससे चलकर जहाज जाते हैं, और उन जहाजों में रहता है क्या, तेल। और इसी वजह से ये पूरा के पूरा क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। दूसरी बात, ये बात क्लियर हो गई, तेल के निर्यात के लिए, तेल के उत्पादन के कारण इस क्षेत्र का विशेष महत्व है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से भी, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी, अंतरराष्ट्रीय सामरिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी। बच्चों अब बात करते हैं दूसरी दूसरी चीज की। ये जो पश्चिमी एशिया है, यहाँ पर कई सारे विवाद रहते हैं, कई सारे संघर्ष रहते हैं, हालांकि इन संघर्षों की मैं भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कई सारे संघर्ष रहते हैं, उस कारण से भी पूरे विश्व का ध्यान यहाँ पर रहता है। जैसे कि सऊदी अरबिया ईरान के बीच में संघर्ष चलता है बच्चों, यहाँ पर इजराइल है, और इसी के अंदर व्हाइट कलर का एक आपको पैच दिख रहा होगा छोटा सा इजराइल के अंदर। मैं इस स्क्रीन पे से इस रेड कलर के मार्क को हटा देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है इजराइल का, ब्राउन कलर में, ये ब्राउन कलर वाला जो क्षेत्र है, इसके बीच में एक छोटा सा व्हाइट पैच आपको दिख रहा होगा, ये है फिलिस्तीन का क्षेत्र बच्चों। और फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर यहाँ पर विवाद होता है। सीरिया में अभी कुछ समय पहले सीरिया में विवाद रहे थे बच्चों। थोड़े टाइम पहले सीरिया के विवाद से ही तुर्की और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए थे। यहाँ पर कुछ समस्या आने लगी थी, कुर्दिस्तान की समस्या, जो इस वाले क्षेत्र को कहा जाने लगा। ये सीरिया का ऊपरी इलाका जो तुर्की से जो सीमा बना रहा है, यहाँ पर कुर्द लोग रहते हैं और एक अलग देश की मांग करते हैं, और इस प्रकार ये वाला क्षेत्र हॉटबेड बन गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरिया में विवाद होने लगे, कम्युनिटी क्लैशेस होने लगे, इस कारण सीरिया न्यूज में रहने लगा, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया बच्चों। और भी बहुत बड़ी वजह है, देखिए हमने कहा तेल उत्पादक देश हैं यहाँ पर बहुत सारे, भूमध्य रेखा पास, भूमध्य सागर यहाँ पर पास में, ये वाला आपको एक सागर दिखाई दे रहा है, ये भूमध्य सागर है। देखिए अभी हमने बात की थी हिंद महासागर, दूसरी बात की थी पर्शिया की खाड़ी, यहां से तेल का टैंकर चल रहा है। अगर भारत को यूरोप के साथ व्यापार करना है, या फिर भारत को रूस के साथ व्यापार करना है, तो भारत को अपने जहाजों को इन बंदरगाहों से चलाकर इस रास्ते से लेकर जाना होगा। यहाँ पर देखिए ये लाल सागर चालू हो गया, लाल सागर क्रॉस करेगा और ये भूमध्य सागर में आया। कौन से देश भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, पश्चिमी एशिया। देखिए पश्चिमी एशिया का ये पूरा की पूरा क्षेत्र यहाँ पर अपनी स्थिति के कारण, क्योंकि सिर्फ भारत के जहाज नहीं, इन देशों के जहाज भी इस रास्ते से होकर यहाँ जाते हैं, सारे देशों के इधर से जहाज आकर इस रास्ते से होकर जा रहे हैं भूमध्य सागर से, और इसी क्षेत्र में क्या पड़ रहा है, पश्चिमी एशिया। अर्थात तो पूरे विश्व का नहीं, इस क्षेत्र का जो नौवहन हो रहा है, उस नौवहन में केंद्रीय भूमिका हो रही है किस क्षेत्र की, इस पश्चिमी एशिया की। इसीलिए विश्व के जो बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, वो इस क्षेत्रों में प्रभाव बनाना चाहते हैं, इन क्षेत्रों के साथ में दोस्ती स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ में जब दोस्ती होगी तो उनको यहाँ पर छोटे छोटे अड्डे बनाने को मिल जाएंगे। इनको यहाँ पर, जिनको नेवल बेस बोला जाता है, नौसैन्य अड्डा या फिर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र यहाँ पर स्थापित करने के मौके मिल जाएंगे, और इसी कारण पश्चिमी एशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है सामरिक दृष्टिकोण से। बच्चों और भी कई सारी वजह हैं, इस क्षेत्र में कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि तानाशाही जो शासन था उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हेतु यहाँ पर प्रयास चल रहे हैं। इस कारण से भी विश्व का ध्यान इस पश्चिमी एशिया में रहता है बच्चों। और भी कई सारी वजह यहाँ पर हम धीरे धीरे हम तलाशते जाएंगे कि कौन कौन सी वो और बड़ी बड़ी वजह जो इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बना रही है। कई सारे जैसे भारत की मैं बात करूं तो भारत के कई लोग इन क्षेत्रों में निवास करते हैं, इस कारण से भी ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आपको आइडिया लग गया होगा कि सामरिक दृष्टिकोण से
तेल उत्पादक क्षेत्र होने के कारण और इसकी नौवहन के पास स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगली टॉपिक की ओर, पश्चिमी एशिया के 3 प्रमुख केंद्र। बच्चों, पश्चिमी एशिया के 3 प्रमुख शक्ति केंद्र, अगर ये हमने जो बात की थी अभी पूरे पश्चिमी एशिया की, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर शक्ति का एक नहीं 3 केंद्र है। इस छोटे से पश्चिमी एशिया के समूह में 3 अलग अलग देश अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई लड़ते हैं। 3 शक्ति के केंद्र कौन से हैं? देखिए, ये पहला हुआ सऊदी अरब, दूसरा हुआ ये ईरान, और तीसरा ये छोटा सा देश इजराइल, जो हमने देखा अभी ब्राउन कलर में, ये छोटा सा देश इजराइल। ये 3 प्रमुख केंद्र हैं जिन्हें शक्ति के प्रमुख केंद्र कह सकते हैं आप इस पश्चिमी एशिया में। पहला ईरान, दूसरा इजराइल, सऊदी अरब तीसरा। बच्चों, ईरान की एक अलग नीति है, इजराइल की अलग नीतियां हैं और सऊदी अरब की अलग नीतियां हैं। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से भी लड़ते हैं। देखिए कैसे। ईरान एक शिया समुदाय वाला राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन मुस्लिम में भी कई समुदायों में मुस्लिम धर्म बटा हुआ है। और ये जो ईरान है, यहाँ पर शिया सेक्ट को फॉलो करने वाले लोग हैं, शिया समुदाय वाले लोग हैं। सऊदी अरब की मैं बात करूं तो ये सुन्नी समुदाय वाला देश है। ये भी कैसा है? मुस्लिम धर्म वाला देश है। और लेकिन मुस्लिम में कौन से संप्रदाय का ये पालन करता है? कौन से समुदाय की बहुसंख्यक जनसंख्या को निरूपित करता है? सुन्नी। अर्थात सऊदी अरब कैसा हुआ? सुन्नी राष्ट्र। ईरान कैसा हुआ? शिया राष्ट्र। अब बात करें इजराइल की, ये इन दोनों से ही अलग है। ये दोनों कैसे थे? मुस्लिम राष्ट्र। ये इजराइल लेकिन कैसा है? यहूदी राष्ट्र। ज्यूज यहाँ पर रहते हैं, यहूदी धर्म को पालन करने वाले लोग यहां पर रहते हैं। ये 3 देश ऐसे हैं बच्चों जिनके बीच में शक्ति का संघर्ष चलता है, और ये तीनों ही पश्चिमी एशिया में। अभी हम बात कर रहे थे इस क्षेत्र की अवस्थिति और महत्व की रूपरेखा की। मैंने कहा था बहुत सारे मुद्दे धीरे धीरे और चले आएंगे हमारे सामने। पहले हमने इनकी एक अवस्थिति के कारण क्या महत्व बन रहा था वो देखा। अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ आ रहे हैं कि 3 शक्ति के केंद्र यहां पर स्थापित हैं, और इन 3 शक्तियों के केंद्रों के साथ सामंजस्य बनाने की प्रतिस्पर्धा में अलग अलग देश इस क्षेत्र में कूद आते हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई सऊदी अरब का साथ देगा, कोई ईरान का साथ देगा, कोई इजराइल का साथ देगा। इसीलिए विश्व के जो बड़े देश हैं वो इस क्षेत्र में कूदते जा रहे हैं एक एक करके। कोई ईरान का साथ देता है, जैसे रूस ईरान का साथ दे रहा है, अमेरिका सऊदी अरब का साथ दे रहा है, अमेरिका इजराइल का भी साथ दे रहा है। और जबकि इजराइल और सऊदी अरब दोनों में भी संघर्ष है, क्योंकि एक यहूदी धर्म वाला है और एक सऊदी अरब कैसा है? मुस्लिम धर्म वाला है। अलग अलग शक्ति के संघर्ष यहां पर चल रहे हैं, और एक अजीब असमंजस की स्थिति है कि कौन किसके साथ खड़ा है। अभी देखा आपने क्या, इजराइल और सऊदी अरब दोनों में लड़ाई हो रही है, लेकिन इजराइल और सऊदी अरब दोनों का ही अमेरिका सहयोगी है। देखिए बच्चों, ऐसी विवादास्पद और अजीबोगरीब घटनाएं इस पश्चिमी एशिया में हो रही हैं। इसीलिए ये क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, मैंने बताया था आपको शुरू में लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि हमेशा प्रमुखता रखता है और हमेशा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बना रहता है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनके कारण हमेशा ही ये चर्चा में बना ही रहता है। अब बात करते हैं बच्चों इस पर। इजराइल के बारे में मैंने बताया यहूदी धर्म, ईरान के बारे में मैंने बताया शिया धर्म, सऊदी अरब के बारे में मैंने बताया सुन्नी धर्म। बच्चों, बात जब आती है ईरान और सऊदी अरबिया की, दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। अब भारत और पाकिस्तान संबंधों में कटुता की बात करते हैं बच्चों, सुनते हैं कि भारत और पाकिस्तान संबंध कटु हैं, कई बार उन्होंने युद्ध लड़ा है, और हमेशा विवादास्पद बयान दोनों साइड से आते रहते हैं। बच्चों, ईरान और सऊदी अरबिया उससे भी अधिक नकारात्मक संबंध रखते हैं। भारत और पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। ये दोनों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धार्मिक आधार पर, और धार्मिक आधार पर उनके बीच में क्लैशेस होने लगे। लेकिन ईरान और सऊदी अरब एक ही धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके बीच में विवाद जो है बहुत अधिक हैं। मैं आपको एक दूसरे तरह से इसको बता दूं तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि एक दूसरे देश को ये आतंकवादी देश मान के चलते हैं। इस लेवल के इन दोनों के देशों के बीच में विवाद है। और बच्चों, ये जो विवाद है ये है इस शिया का और सुन्नी का, इसी को कहा जाता है शिया और सुन्नी का संघर्ष। बच्चों, अब बात करते हैं इजराइल के अंदर एक क्षेत्र आता है फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन। बच्चों, यहां पर हमने मैप में आपको दिखाया था एक व्हाइट कलर का एक स्पॉट, वो था इजराइल के अंदर फिलिस्तीन वाला जो क्षेत्र है इजराइल के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जहां पर मुस्लिम निवास कर रहे हैं इजराइल के, उनको कह रहे हैं फिलिस्तीन, और जहां पर इजराइल के यहूदी निवास कर रहे हैं उन्हें कह रहे हैं क्या? इजराइल।
बच्चों इस इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के साथ संघर्ष किया जाता है। फिलिस्तीन को हटाकर इजराइल देश की मांग की जाती है, जिसका अमेरिका भी समर्थन करता है। बच्चों इस इजराइल यहूदी और फिलिस्तीन मुस्लिम, अर्थात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक मुस्लिम और यहूदी धर्म का संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, और इसीलिए इस इजराइल के विरोधी हो जाते हैं दोनों कौन? ईरान भी और सऊदी अरब भी इजराइल के दुश्मन बन जाते हैं। आपको क्लियर हो गई ये पिक्चर? ईरान और सऊदी अरब के बीच में भी क्लैशेस हैं, और जब इजराइल से क्लैशेस की बात आती है तो ईरान और सऊदी अरब भी इजराइल के विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं? मुस्लिम देश, और ये कैसा इजराइल? ये है यहूदी देश, और इसका संघर्ष किसके साथ चल रहा है? एक मुस्लिम प्रांत फिलिस्तीन के साथ में। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? सिर्फ ये दोनों ही देश नहीं, बल्कि आप देखें जब इजराइल के साथ संघर्ष की बात आती है तो हमने पश्चिमी एशिया का मैप देखा था। मैं एक बार पुराने मैप पे दोबारा लेके चलता हूं। ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र कौन सा था? इजराइल का क्षेत्र। और इस इजराइल के क्षेत्र में ये बीच में आपको एक पैच दिखाई दे रहा है, ये है फिलिस्तीन का क्षेत्र। इतना छोटा सा क्षेत्र है, और ये पूरा के पूरा हमने देखा था क्या? मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया का क्षेत्र। इस पूरे पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में यहां पर एक छोटा सा देश विद्यमान है, और इस छोटे से देश का इन सारे देशों के साथ विवाद है, क्योंकि ये सारे कैसे हैं? मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, और ये वो राष्ट्र हैं जिन्हें अरब देशों की संज्ञा दी जाती है। और इन अरब देशों का या मुस्लिम देशों का संघर्ष रहता है इस छोटे से देश के साथ में। बच्चों आप देखें कि इतना छोटा सा देश चारों तरफ इतनी विपत्ति भरी मतलब यहां पर विराजमान है, और इस छोटे से देश का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि पश्चिमी एशिया में 3 प्रमुख शक्ति के केंद्र हैं, और इन तीनों केंद्रों के नाम है ईरान, सऊदी अरब और इजराइल। इजराइल कौन सा है? यहूदी धर्म वाला। ईरान कौन सा है? शिया धर्म वाला। और सऊदी अरब कौन सा है? सुन्नी धर्म वाला। बच्चों अब बात करते हैं भारत की। भारत का कैसा दृष्टिकोण रहता है? देखिए यहां पर 3 है, और तीनों के बीच में एक क्षेत्रीय संघर्ष चल रहा है, लेकिन आप देखिए भारत की विदेश नीति को। भारत की विदेश नीति कितनी प्यारी है, कितनी कूटनीतिक है, कितनी व्यवहारिक है, कितनी सामंजस्यकारी है, कि इतने 3 प्रमुख शक्तिशाली संघर्ष वाले केंद्रों के होते हुए भी भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, भारत के सऊदी अरब के साथ भी अच्छे संबंध हैं, और भारत के इजराइल के साथ भी अब अच्छे संबंध हैं। बच्चों देखिए यहां पर किस लेवल का संघर्ष हो रहा था हमने देखा अभी, और उसके बाद भी तीनों की देशों के साथ भारत अच्छे संबंध स्थापित कर पाता है, और इसी को कहते हैं भारत की कूटनीति में एक मैच्योरिटी जिसे कहा जाता है, वो इस जगह पर भारत की कूटनीति की मैच्योरिटी आपको झलकती है। हमने शुरू में जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें सबसे पहला एक लेक्चर लिया था, आपको ध्यान हो, भारत की विदेश नीति का। हमने आपको बताया था वहां पर भारत की विदेश नीति आदर्शवादिता से बढ़कर एक यथार्थवाद की ओर बढ़ते आई, और भारत की विदेश नीति में जो प्रमुख स्थान रखा जाता है वो है भारत की व्यवहारिक कूटनीति का, भारत की यथार्थवादी कूटनीति का। और भारत जब इस तरह के विरोधाभासी जब 2 समूह मिलते हैं या 2 देश मिलते हैं, जब दोनों देशों के बीच में संघर्ष हो रहा है और भारत को दोनों देशों के साथ ही अच्छे रिश्ते बनाने हैं, तो भारत सहारा लेता है डीहाइफेनेशन की नीति का। ये देखिए आप राइट साइड में आपको दिख रहा है कि शब्द, अंग्रेजी का शब्द है डीहाइफेनेशन। ये भारत की कूटनीति की एक पहल, डीहाइफेनेशन बच्चों जैसे आप देखते हैं माता पिता, इस तरह से लिख दिया जाता है माता पिता। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हाइफन आपने लगाया और इन दोनों शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों शब्दों को अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है डीहाइफनेशन। और भारत की विदेश नीति का प्रभाव है कि भारत ने इन सभी को डीहाइफनेट किया है, अर्थात भारत के ईरान के साथ जो संबंध होंगे वो अलग दृष्टिकोण से चलेंगे, भारत के सऊदी अरब के साथ जो संघर्ष रिलेशन होंगे वो अलग दृष्टिकोण से होंगे, और इजराइल के साथ जो रिश्ते होंगे वो अलग दृष्टिकोण से होंगे। अर्थात भारत के इजराइल के साथ जो रिश्ते होंगे उसका प्रभाव ईरान और सऊदी अरब के साथ रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। भारत के ईरान के साथ रिश्तों को इन दोनों रिश्तों से अलग करके देखा जाएगा, भारत के सऊदी अरब के साथ रिश्तों को इन दोनों के साथ रिश्तों के साथ अलग करके देखा जाएगा। अर्थात इन तीनों को भारत ने एक साथ देखने के बजाय तीनों को अलग अलग देखना प्रारंभ कर दिया, और इसी से क्या हो गया? भारत को इन तीनों ही क्षेत्रों के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित करने में सहयोग प्रदान हो गया। ये बात क्लियर हो गई पश्चिमी एशिया के 3 प्रमुख शक्ति केंद्र, और भारत ने इन शक्ति केंद्रों के होते हुए भी, इनके आपसी संघर्ष के होते हुए भी किस प्रकार अपनी डीहाइफनेशन, आप इसको जब एग्जाम में लिखना होगा तो देवनागरी में लिखना है ना, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया।
डी हाइफनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी एशिया के 3 प्रमुख शक्ति केंद्र आपको क्लियर हुए और भारत का कूटनीतिक समाधान समझ में आया। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, पश्चिमी एशिया में कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं और भारत वहां पर किस प्रकार अपने आप को समाहित करता है। बच्चों बहुत सारी चुनौतियां, मैंने लेक्चर के शुरू में आपको कहा था कि ये क्षेत्र एकदम अशांत है, अस्थिरता वाला क्षेत्र है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ पर कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं, कई तरह के तनाव हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सारे विश्व का ध्यान केंद्रित है और भारत भी उनमें से एक देश है। बच्चों कौन कौन सी इस क्षेत्र में चुनौतियां हैं और भारत उनका सामना किस प्रकार करता है। देखिए सबसे पहला, दिसंबर 2010 में यहां अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई और तभी से राजनीतिक अस्थिरता का एक कह सकते हैं परिदृश्य यहां देखने को मिलता है। बच्चों अरब स्प्रिंग क्या है जिसकी 2010 में शुरुआत हुई। बच्चों यहां पर अधिकांश देश ऐसे थे जहां तानाशाही शासन चला आ रहा था, एक ही राजा, और वो 40-40 सालों तक, 35-35 सालों तक, कई सालों से वो अपने आप को राजा बनाकर चल रहा है, एक तानाशाह की तरह उस देश पर शासन कर रहा है। बच्चों उस तानाशाही के शासन में कई सारी परेशानियां जनता को झेलनी पड़ रही हैं और उस परेशानी के बीच में से एक विद्रोह प्रारंभ हुआ, एक आवाज उठने लगी जनता की ओर से कि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हो। ट्यूनीशिया से कहा जाता है, ट्यूनीशिया एक अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में एक छोटा सा देश है बच्चों, वहां से ये अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई और फैलते फैलते सारे देशों में फैलती चली गई, इस पूरे पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में भी और पश्चिमी एशिया में भी, और मिस्र में भी फैली, सीरिया में फैली, यहाँ लेबनान में फैली, हर जगह पे, बहरीन में फैली, अलग अलग देशों में ये फैलते चली गई। 2010 में शुरुआत हुई और इसी के बाद से जब एक संघर्ष प्रारंभ हो गया जनता का, जो क्या डिमांड कर रहा है, लोकतंत्र डिमांड कर रहा है, और दूसरी तरफ राजा अपना निरंकुश शासन चाहता है, तो जनता का उस राजा के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया इस पश्चिमी एशिया में, अलग अलग देशों में ये फैलते चले गया 2010 के बाद से। बच्चों तभी से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बनने लग गई और ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया पूरे विश्व के, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बच्चों भारत जनता की आकांक्षा में विश्वास रखता है, भारत चाहता है कि इसमें जनता के द्वारा चुना हुआ शासन लाया जाए इन क्षेत्रों में और लोकतंत्र की स्थापना हो, राजों को अपने अधिकार यहाँ छोड़ने चाहिए और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन भारत यह भी चाहता है कि हिंसा यहाँ नहीं हो और अहिंसात्मक तरीके से यह समाधान यहाँ पर हो जाए। बच्चों दूसरा बात करते हैं सऊदी ईरान प्रतिद्वंद्विता का। मैंने आपको बताया कि 2 बड़े राष्ट्र इस क्षेत्र में हैं, ये देखिए ये 2 राष्ट्र ईरान और सऊदी अरब, ये वाला क्षेत्र हुआ सऊदी अरब का, ये वाला क्षेत्र है ईरान का। और मैंने ये भी बताया कि ये पूरा खाड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल उत्पादन के लिए। देखिए ईरान भी एक बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है और सऊदी अरब भी एक बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है, और दोनों ही इस क्षेत्र में क्षेत्रीय आधार पर, भौगोलिक क्षेत्रफल देखिए आप, दोनों का ही क्षेत्रफल बड़ा है, इस आधार पर भी ये पूरे पश्चिमी एशिया में अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, और उसी में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में संघर्ष। अब ईरान का जो संप्रदाय है, जो समुदाय है जिसमें विश्वास है, उसको मुस्लिम होते हुए भी किसमें है, मैंने आपको बताया शिया में, और ये किसमें है, सुन्नी में। अब शिया और सुन्नी का संघर्ष चालू हो गया, ईरान अपने शिया समुदाय का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, पश्चिमी एशिया में अपना प्रसार करना चाहता है। शिया जो इसका सेक्ट है, जो शिया इसकी विचारधारा है, इसका प्रसार करना चाहता है। ये चाहता है इराक में शिया समुदाय आए, ये चाहता है कतर में शिया समुदाय आए, और हाल में भी विवाद भी देखने को मिले बच्चों, जो खाड़ी के देशों में, हमने कतर बताया आपको, सऊदी अरब ने इसके साथ रिश्ते काटने की कोशिश की कतर के साथ में, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा कि ईरान का प्रभाव कतर में आने लगा है, और चूंकि मैंने आपको बताया था इनके बीच में रिश्ते एकदम खराब हैं और आतंकवाद जैसा मानते हैं, इसलिए सऊदी अरब ने कतर पर इल्जाम लगाया कि वो आतंकवाद का सहारा दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बच्चों ये एक विवाद दोनों देशों के बीच में है, सऊदी अरब और ईरान के बीच में। तो देखिए सऊदी और ईरान प्रतिद्वंद्विता किसको लेकर है, ये बड़े राष्ट्र हैं इस क्षेत्र में और अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है प्रतिद्वंद्विता की, दोनों ही तेल उत्पादक राष्ट्र हैं, तो दोनों में होड़ रहती है किसका तेल ज्यादा बिक्री होगा, किस देश का तेल उत्पादन ज्यादा होगा और कौन अपने तेल का निर्यात दूसरे देशों को अधिक कर सके। बच्चों तेल उत्पादन में भी एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर इन दोनों देशों में मिलती है। दोनों ही देश अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहते हैं, दोनों ही देश अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहते हैं, और ईरान शिया समुदाय का विस्तार करना चाह रहा है, सऊदी अरब सुन्नी समुदाय का विस्तार करना चाह रहा है।
जब हम बात कर रहे हैं ईरान की, तो वो कुछ परमाणु परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी लग रहा है, और ऐसी विश्व को आशंका थी कि ये परमाणु हथियार बनाने की और हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार ये अपनी इस प्रतिद्वंदता में, इस संघर्ष में इस प्रकार आगे बढ़ गए कि इनको इस तरह की चीजों का सहारा लेना पड़ा, जैसे कि मैंने बताया परमाणु हथियार बनाने की आशंका। हालांकि ईरान ने मना किया, लेकिन विश्व को ऐसा लगा कि यहाँ पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश चल रही है। बच्चों, इस प्रकार यहाँ की जो प्रतिद्वंदता है ये एक चुनौती पेश करती है पूरे विश्व के लिए। तीसरी बात, जीसीसी ईरान प्रतिद्वंदता। बच्चों, ये जीसीसी क्या है? वही खाड़ी खाड़ी के जो देश हमने कहे थे, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को बोलते हैं, अर्थात खाड़ी सहयोग संगठन। इस खाड़ी सहयोग संगठन वही 6 राष्ट्रों के बीच में संगठन है बच्चों, और उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? यही सऊदी अरब। तो ईरान सऊदी ईरान प्रतिद्वंदता ही क्या है? एक तरह की जीसीसी ईरान प्रतिद्वंदता, क्योंकि लगभग जितने भी जीसीसी के राष्ट्र हैं वो सऊदी अरब के मत से सहमत हैं। वो सारे के सारे जीसीसी राष्ट्र वही हैं जो सुन्नी धर्म को मानते हैं। बच्चों, इस प्रकार आप देखो कि जो सऊदी ईरान प्रतिद्वंदता थी वो किसमें परिणत हो गई? जीसीसी ईरान प्रतिद्वंदता। अर्थात ये जितने भी राष्ट्र थे यहाँ पर, ये सारे के सारे खाड़ी वाले क्षेत्र, ये सारे देशों की प्रतिस्पर्धा, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, इन सारे देशों की प्रतिस्पर्धा होने लगी इस बड़े राष्ट्र ईरान के साथ में। इस चौथा, शिया सुन्नी संघर्ष, इसकी बात मैंने करी ली, ये भी इसी से निकल कर आता है, सऊदी ईरान प्रतिद्वंदता, जीसीसी ईरान प्रतिद्वंदता या शिया सुन्नी संघर्ष। बच्चों, ये जो शिया सुन्नी संघर्ष है ये फैलता जा रहा है इस क्षेत्र में। ये पहले कहां तक लिमिटेड था? सऊदी अरब और ईरान तक। बाद में धीरे धीरे हमने क्या देखा कि जीसीसी ईरान प्रतिद्वंदता के रूप में फैल गया शिया सुन्नी संघर्ष। वर्तमान में अनेकों जगह पर ये आपको इस पूरे पश्चिमी एशिया क्षेत्र में ये अनेकों जगह पर देखने को मिलेगा, और इनमें ये सारे क्षेत्र हैं। देखिए, ये सीरिया का क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सीरिया के क्षेत्र में शिया सुन्नी संघर्ष बड़े पैमाने पर चल रहा है। 2013 के बाद से यहाँ स्थिति बहुत विकट हो गई, जिसे संभालना मुश्किल हो गया, और इसे संभालने के वजह से कई विश्व के बड़े राष्ट्र, इनफैक्ट अमेरिका और रूस इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय हो गए इस सीरिया के क्षेत्र में। और संघर्ष का प्रारंभ कहां से हुआ था बच्चों? अरब स्प्रिंग से। अरब स्प्रिंग से घूमता घूमता ये शिया सुन्नी संघर्ष में बदल गया, और शिया सुन्नी संघर्ष से बढ़ते बढ़ते ये अमेरिका और रूस के संघर्ष में भी बदल गया बच्चों। तो इस प्रकार ये संघर्ष काफी बड़े रूप में फैलते गया। बच्चों, वर्तमान में एक संघर्ष और चल रहा है यहाँ पर, ये यमन में। जिस संघर्ष की हमने बात की, शिया सुन्नी संघर्ष, वो फैलता गया, यहां पहुंचा। इसी प्रकार ये शिया सुन्नी संघर्ष यहां पर भी आ गया यमन में। यमन में भी यहाँ पर एक हुती समुदाय है जो कि शिया सेक्ट को फॉलो कर रहा है, और एक जो यमन की सरकार है वो कौन सी है? सुन्नी सरकार। यहां पर भी इन दोनों के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। तीसरा हमने बताया था, कतर में भी परेशानियां स्टार्ट हो गई थी, ये वाला हमने बता दिया। ये वाला क्षेत्र पिंक कलर का जो क्षेत्र है ये कतर का क्षेत्र है, और ये अभी तक किसका है? खाड़ी देशों का। खाड़ी देश कौन से हैं? सुन्नी वाले। और सुन्नियों का विवाद किससे चल रहा था? ईरान के इस शिया से। लेकिन कतर में ऐसा देखा जाने लगा कि ईरान के शिया का प्रभाव पड़ने लगा है, और इसीलिए सऊदी अरब ने इसके साथ संबंधों के खराब होने की जानकारी दी। अर्थात सऊदी अरब ने कतर के ऊपर प्रतिबंध लगाए। सऊदी अरब ने कहा कि कतर आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगने लगा कि वो ईरान के शिया के समर्थन में जा रहा है। चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र में भारी हस्तक्षेप, मैंने बताया आप लोग को कि इस पूरे क्षेत्र में जो ये संघर्ष चल रहे थे, चाहे वो अरब स्प्रिंग का संघर्ष हो, चाहे वो शिया सुन्नी का संघर्ष हो, चाहे ये क्षेत्रीय विवाद रहे हो, सीरिया वाले या यमन वाले, इस पूरे क्षेत्र में इन संघर्षों के कारण भारी शक्तियों को यहाँ पर आना पड़ता है, या तो इस संघर्ष को निपटाने के बहाने, या फिर खुद वे चाहते हैं कि इस संघर्ष में कूदें, क्योंकि उन्हें भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। जब वो एक क्षेत्रीय परेशानी को सुलझाएंगे तो उनकी महाशक्ति होने का उनका दावा जो है वो मजबूत होगा। बच्चों, यही वजह थी कि इस क्षेत्र में, इस शक्ति के इस क्षेत्र में जहां पर संघर्ष चल रहा है, वहां पर रूस शामिल हो गया, चीन शामिल हो गया, अमेरिका शामिल हो गया। भारत ने काफी हद तक इससे तटस्थता बनाए रखी, और भारत को इसका लाभ भी मिला है बच्चों। भारत की जो हमारी डी हाइफेनेशन की नीति थी वो इसीलिए सक्सेसफुल रही। भारत ने बड़ी आसानी से बैलेंस करा सारे रिश्तों को। इनकी चर्चा हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। धार्मिक कट्टरपंथ का उदय। बच्चों, एक ये नई परेशानी है, धार्मिक कट्टरपंथ का उदय। हमने ये सारे संघर्षों की बात की, लेकिन एक बात अब ये नई आती है, धार्मिक कट्टरपंथ का इस क्षेत्र में उदय होता है। बच्चों, जिस सुन्नी समुदाय की हमने बात की, अगर हम भारत की मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो उसमें काफी संख्या में आपको सुन्नी मुस्लिम मिलेंगे। लेकिन बच्चों, जो भारतीय मुस्लिम हैं
वो एक उदारवाद इस्लाम को फॉलो करते हैं, एक उदारवादी नजरिए को फॉलो करते हैं, वो समन्वयवादी हैं, वो सांप्रदायिकता में या कट्टरता में विश्वास नहीं रखते, वो मिलजुल कर रहने में विश्वास रखते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में एक कट्टर पंथ का, जिसे हम आतंकवाद की संज्ञा देते हैं, एक कट्टर पंथ का उदय होता है बच्चों, एक कट्टर पंथ का उदय होता है। एक वहाबिज्म करके एक धारा है, वहाबी इस्लाम की धारा, इसे वहाबी इस्लाम कहा जाता है। बच्चों ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब इस वहाबी इस्लाम को बढ़ावा देता है। बच्चों इस क्षेत्र में वहाबी इस्लाम का उदय अपने आप में एक चुनौती पेश करता है। दूसरा, धार्मिक कट्टरपंथ का उदाहरण देखिए, धार्मिक कट्टरपंथ का एक मैंने बताया वहाबी इस्लाम, यही वहाबी इस्लाम को प्रसारित करने के लिए, ऐसी ओपनली हम नहीं बोल सकते, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा माना जाता है कि ये जो वहाबी इस्लाम है, अनेक सूत्रों से ऐसा मिलता है कि जो वहाबी इस्लाम है इसको सऊदी अरब के द्वारा प्रसारित किया जाता है, और यह वहाबी इस्लाम चलते चलते भारत के लक्षद्वीप तक पहुंचता है, मालदीव तक पहुंचता है, मालदीव से लक्षद्वीप, और धीरे धीरे वो भारत के जो दक्षिणी भारतीय राज्य हैं वहां तक भी ये इसका प्रसार संभव हो पाता है। भारत के पास में ही देश है पाकिस्तान, वहां तक इसका प्रसार होता है, आसपास के जो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं वहां पर इसका प्रसार होता है। इस प्रकार एक धार्मिक कट्टरपंथ का उदय हो रहा है, और वो उदय क्यों हो रहा है? इस प्रतिद्वंदता के कारण जो देखी थी हमने सऊदी और ईरान के बीच में। बच्चों यही एक परेशानी बन जाती है, क्योंकि इस धार्मिक कट्टरपंथ का एक दंश विश्व पहले झेल चुका है, जब अमेरिका ने हमने अफगानिस्तान संबंधों में चर्चा की थी, अफगानिस्तान में एक समुदाय का निर्माण कर दिया था, उनको शक्तिशाली बना दिया था हथियार और धन प्रोवाइड कराकर मुजाहिदीन को, और उन मुजाहिदों के शक्तिशाली बनने के बाद एक अलकायदा नामक एक बड़ा संगठन बन गया था और आतंकवाद फैलना प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार ये वहाबी इस्लाम को, जो कट्टरपंथी इस्लाम का यहाँ से उदय होने लगा है, इससे एक नई चुनौती पूरे विश्व के सामने आने लगी है। और ऐसा भी माना जाता है कई आतंकवादी संगठन इस इस चेन के साथ में गुथे हुए हैं, जो सऊदी अरब से निकलकर चली आ रही है। हालांकि वर्तमान में जब हम भारत और सऊदी अरब संबंधों की बात करेंगे तो इन बातों को नहीं लिखेंगे अपने उत्तर में, क्योंकि हम भारत सऊदी अरब संबंधों की सकारात्मकता की बात करेंगे तो इस प्रकार के नकारात्मक शब्द हम वहां पर नहीं लेकर आएंगे। चलिए ये बातें क्लियर हो गई होगी। धार्मिक कट्टरपंथ का एक और उदाहरण आतंकवाद, मैंने बताया अलकायदा इसी क्षेत्र में पनपा, इसी क्षेत्र में फैल रहा है, और साथ में इराक और सीरिया में एक आईएसआईएस के उदय, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, अर्थात इस्लामिक स्टेट। देखिए ये एक नया आतंकवादी संगठन अपने आप में सामने आया। ऐसा माना जाता है अलकायदा के साथ में कुछ विवाद इसके हुए, और इन्होंने और भी अधिक कट्टरपंथी रुख अपनाया और एक नया संगठन खड़ा कर लिया, और उसका नाम बना इस्लामिक स्टेट। इन्होंने कहा कि इराक और सीरिया का जो क्षेत्र है, देखिए मैप में इराक और सीरिया का जो पूरा क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में इस पूरा आईएसआईएस का राज रहेगा, यहाँ पर पूरा की पूरा इस संगठन का राज रहेगा, और इस क्षेत्र को मिलाकर उसने नाम दिया आईएसआईएस, अर्थात यहाँ पर पूरा शक्ति संतुलन इस आईएसआईएस के पास आ जाएगा। और धीरे धीरे इस क्षेत्र से शुरुआत करके आईएसआईएस ने अपने पैर पसारना प्रारंभ किया और पूरे के पूरे पश्चिमी एशिया में फैलता गया। पश्चिमी एशिया ही नहीं बच्चों, आज विश्व में ये अनेकों जगह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगा है। हाल में हमने उदाहरण देखे, बांग्लादेश में ढाका में अटैक किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? आईएसआईएस के द्वारा। कई सारे अटैक इसके द्वारा किए जा रहे हैं पूरे विश्व में, और बड़े बड़े राष्ट्रों में भी, जो विकसित राष्ट्र है वहां पर भी अटैकों के उदाहरण मिलते हैं। और इसी प्रकार आईएसआईएस का उदय पश्चिमी एशिया में एक नई चुनौती पेश करता है। बच्चों चौथी बात, पाकिस्तान मैंने अभी बताया आपको वहाबी इस्लाम, यहां पर पाकिस्तान कई पश्चिमी एशियाई देशों का करीबी सहयोगी है, और हमें पता है कि राज्य प्रवर्तित आतंकवाद में पाकिस्तान की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार वहां की जो सेना है वो अमेरिका से वो धन लेकर जो उसको आतंकवाद कंट्रोल करने के लिए मिलता है, किस प्रकार उसका दुरुपयोग होता है और कैसे आतंकवाद का प्रसार किया जाता है आसपास के राष्ट्रों में। तो इस प्रकार पाकिस्तान का इनके साथ नजदीकी संबंध होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती की तरह आता है। देखिए दो तरह से, एक तो आतंकवाद की वजह से, और दूसरी वजह हुई इस कट्टरपंथी इस्लाम का होना। बच्चों ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं यहाँ पर। और लास्ट में एक बात और, कि इजराइल के साथ भारत का करीबी रिश्ता इस पश्चिमी एशिया में भारत के लिए एक चुनौती के समान है। इस पूरे एशिया में
इस पूरे क्षेत्र में भारत एक नया रिश्ता स्थापित कर रहा है इजराइल के साथ। मैंने आपको बताया था पूरा की पूरा अरब का क्षेत्र, पूरा की पूरा वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, और वहां पर भारत रिश्ते निभा रहा है उस इजराइल के साथ। हाल में आपको अनेकों उदाहरण भारत और इजराइल सहयोग के मिलते हैं, हालांकि अभी चर्चा करने वाले हैं हम। और उन उदाहरणों के मद्देनजर हमें दिखता है कि किस प्रकार भारत और इजराइल संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। देखिए आप कितनी परेशानियां इस क्षेत्र में आएंगी अगर हम भारत और इजराइल संबंधों की बात करें। ये पूरा की पूरा अरब क्षेत्र, और यहां पर हम सहयोग किसके साथ कर रहे हैं? इजराइल के साथ में। तो ये एक चुनौती की तरह आता है, कैसे इसका समाधान भारत करता है और वो चुनौती क्या थी और अभी तक हम उससे छुपाकर क्यों बैठे थे, उन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे अभी भारत इजराइल संबंध जब देखेंगे तब। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं उन संबंधों की, भारत पश्चिम एशिया संबंध। ये सारी रूपरेखाएं आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या वहां पर पूरे पश्चिम एशिया में चुनौतियां हैं। हमने अभी तक बात की सारे, इस पूरी लोकेशन को समझने की कोशिश की, इस क्षेत्र में सारी चुनौतियों को समझने की कोशिश की, इस क्षेत्र में होने वाले संघर्षों की हमने बात की। अब हम बात करें भारत पश्चिमी एशिया संबंध की। देखिए इस जब पश्चिमी एशिया के साथ हम संबंधों की बात करेंगे तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि जब हम संबंध बात करेंगे तो हम तीन प्रकार के संबंधों की चर्चा करेंगे। एक भारत खाड़ी देश संबंध, एक भारत ईरान संबंध, और एक भारत इजराइल संबंध। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था अभी, यहाँ पर तीन शक्ति के केंद्र हैं, इन तीनों ही शक्ति के केंद्रों के साथ अगर हम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं तो पूरे के पूरे पश्चिमी एशिया के साथ संबंधों की चर्चा हो जाती है, और प्रश्न भी इसी प्रकार पूछे जाते हैं। बच्चों भारत खाड़ी देश संबंध क्यों बोला जा रहा है, क्यों भारत सऊदी अरब संघर्ष नहीं पड़ रहे? बच्चों देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सऊदी अरब का प्रभाव रहता है। देखिए सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है इस पूरे खाड़ी देश में, खाड़ी क्षेत्र में? सऊदी अरब। इस पूरे क्षेत्र में सऊदी अरब का ही प्रभाव है, सुन्नी समुदाय का यहाँ पर प्रभुत्व है, और तेल उत्पादक ये राष्ट्र हैं। इसलिए अगर सऊदी अरब संबंध पढ़ें या फिर आप खाड़ी संबंध पढ़ें तो ये एक समानांतर संबंधों की तरह आगे बढ़ते हैं। हम पूरे खाड़ी देशों के साथ संबंधों में ही सऊदी अरब के साथ संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा एक ईरान, एक जो विरोधी गुट था, ईरान के साथ संबंधों की हम चर्चा करते हैं। और तीसरा है भारत इजराइल संबंध, जो हमने बताया तीसरा शक्ति का केंद्र था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारत खाड़ी देश संबंध से प्रारंभ करते हैं। भारत खाड़ी देश संबंध क्या है? देखिए पश्चिमी एशिया में खाड़ी देशों का भारत के लिए क्या महत्व है, यही महत्व भारत खाड़ी देशों के संबंध में इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस क्षेत्र का महत्व व्यापार के लिए, अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये खाड़ी देश अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा तेल निर्यात भारत को कौन सा देश करता है पूरे विश्व में, तो सऊदी अरब करता है। देखिए भारत सर्वाधिक तेल आयात सऊदी अरब से करता है, अर्थात सऊदी अरब भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। बच्चों दो बात समझ में आई, खाड़ी देशों में एक देश ऐसा है जिसके जो हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, तीसरे नंबर का इस पूरे क्षेत्र में, पहले नंबर का, और विश्वव्यापी स्तर पर देखें तो अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार हुआ संयुक्त अरब अमीरात। सबसे ज्यादा तेल आयात हम कहां से कर रहे हैं? सऊदी अरब से। और यहां पर ये जो दूसरे राष्ट्र हैं सऊदी अरब अमीरात, या फिर और आप देखें ईरान की चर्चा करेंगे, ये सारे वो राष्ट्र हैं जिनसे हम दूसरे नंबर पर, और इराक भी, ये सारे वो राष्ट्र हैं जहां से हम तेल का आयात सर्वाधिक करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, सऊदी अरब से सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भारत का कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। अर्थात इस पूरे क्षेत्र की भारत के लिए क्यों आवश्यकता है? तेल और गैस की आवश्यकता की पूर्ति करने के हेतु, क्योंकि भारत को तेल आयात करना पड़ता है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। भारत के पास इतनी सुविधा तेल की नहीं है, भारत के पास इतने संसाधन, या ऐसा बोलें कि रिजर्व नहीं है तेल के, जहां पर प्राकृतिक ये तेल मिलता है। इसलिए भारत को तेल आवश्यकता के लिए विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है, और उनमें सबसे प्रमुख क्षेत्र है ये खाड़ी देशों का क्षेत्र। बच्चों संयुक्त अरब अमीरात से भारत तेल का आयात भी करता है और तेल का इनको निर्यात भी करता है। हम कच्चा तेल यहां से मंगाते हैं और परिष्कृत करके हमारी रिफाइनरीज में उसको परिष्कृत करके संयुक्त अरब को इसको निर्यात कर देते हैं। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार हो जाता है भारत का। चलिए दूसरी जो वजह है क्यों इस देशों का भारत के लिए महत्व है, यह है अनिवासी भारतीय। 70 लाख से अधिक भारतीय इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। बच्चों 70 लाख एक बड़ा नंबर है। इस क्षेत्र में कई सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज में, माइंस में, तेल उत्खनन में ये भारतीय यहाँ पर कार्य करते हैं। और कई अभी नया ट्रेंड जो आया है मैनेजमेंट में भी यहाँ पर कई भारतीय काम करने पहुंचे हैं, इंजीनियर की भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार एक नया डायस्पोरा, एक नए प्रकार के भारतीय जिन्हें अनिवासी भारतीय कहा जा सकता है, वो इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। और
इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ना सिर्फ इन क्षेत्रों के लिए, बल्कि इन भारतीयों के द्वारा इनके जो परिवार भारत में रह रहे हैं उन परिवारों को आर्थिक सहायता ये भारतीय, ये जो अनिवासी भारतीय हैं जो यहाँ रह रहे हैं, वो भारत में रहने वाले इनके परिवारों को सहायता पहुंचाते हैं, जिसे कहा जाता है इन अनिवासी भारतीयों के द्वारा भारत में धन का प्रेषण मतलब जो धन ये वहां से विदेशों में कमाकर इनके परिवार वालों को भारत में भेज रहे हैं उसे कहा जा रहा है धन का प्रेषण। और ये धन का प्रेषण एक बड़ा नंबर है बच्चों। भारतीय जो अनिवासी भारतीय हैं उनके द्वारा एक बड़ी मात्रा में भारत में धन का प्रेषण किया। एक अनुमान के हिसाब से बताया जाता है 70 अरब डॉलर का धन का प्रेषण किया गया भारत में। बच्चों एक बहुत बड़ा नंबर है और पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में धन का प्रेषण पाने वाला देश है भारत। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी। ये जो धन का प्रेषण हो रहा है इतने बड़े अमाउंट में, ये इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी। इसलिए भी पश्चिमी एशिया के जो खाड़ी देश हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सामरिक महत्व भी देखिए, एक तो तेल उत्पादक के कारण हमने बताया, दूसरा हिंद महासागर में नजदीकी, तीसरा हमने कहा चीन इस क्षेत्र में सक्रिय होने लगा है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के कारण, और इसी कारण से इन सारे देशों का हमारे साथ सामरिक महत्व है। और भी नई बातें देखिए, भारत का उदय हो रहा है एक बड़े राष्ट्र के रूप में। ऐसा नहीं है कि भारत ही इन पर डिपेंडेंट है, ये देश भी अब चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं। इसीलिए आप देखिए अभी हाल में विवाद आ रहे हैं। एक विवाद अभी एक कश्मीर समस्या को लेकर आया, कश्मीर को लेकर आया, जब भारत ने एक नया उसका विभाजन कर दिया, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। पाकिस्तान ने इसका काफी विरोध किया और चीन ने भी विरोध किया। लेकिन इसी टाइम पर एक नया डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। वो डेवलपमेंट क्या था? संयुक्त अरब अमीरात ने उसका सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, अवार्ड होता है, वो भारत के प्रधानमंत्री को इसी समय दिया, इस विवाद के आने के बाद। ये क्या दिखा रहा है? दोनों देशों के, दोनों क्षेत्रों के अंदर रिश्तों की नई ऊंचाइयां आने लगी हैं। और कुछ इसी प्रकार का दृष्टिकोण सऊदी अरब का भी है। ये दोनों देश, ये पूरा खाड़ी के देश और भारत एक अलग प्रकार के संबंधों का निर्वाह करने लगे हैं। जो पहले ये क्षेत्र पाकिस्तान का साथ देते थे हर मुद्दे पर, अब ये देश भारत के साथ आकर खड़े होने लगे हैं और एक इन विवादों में तटस्थता की भूमिका करने लगे हैं। जो पहले एक कट्टर भूमिका निभाते थे पाकिस्तान के सपोर्ट में और भारत के अगेंस्ट में, अब ये न्यूट्रल रहने लगे हैं, क्योंकि इनको भारत के साथ नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, नई संभावनाएं दिख रही हैं, जिनके साथ व्यापार किया जा सकता है, जिनके साथ रक्षा समझौते हो सकते हैं और भारत की प्रगति का लाभ ये देश भी उठा सकते हैं। इस प्रकार ये पूरे देशों के बीच में एक बहुत अच्छे संबंधों का निर्वाह भारत करता है। और इन्हीं संबंधों के परिप्रेक्ष्य में लुक ईस्ट पॉलिसी भारत द्वारा लॉन्च की गई थी, अर्थात पश्चिम की ओर देखो नीति। जब पश्चिम की ओर देखो नीति की चर्चा होती है तो बच्चों कई लोग बहुत ज्यादा पश्चिम में चले जाते हैं, अमेरिका और यूरोप की तरफ देखने लग जाते हैं। नहीं, आपको ध्यान रखना है पश्चिम की ओर देखो नीति का संबंध पश्चिमी एशिया से है, और पश्चिमी एशिया में भी खासकर इन खाड़ी देशों के साथ 2005 में मनमोहन सरकार के समय, मनमोहन गवर्नमेंट के समय जब वो प्रधानमंत्री थे, तब ये पॉलिसी लाई गई थी और उसका उद्देश्य था पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंध सुधारना। इन संबंधों के सुधारने की आवश्यकता क्यों है, ये सारे कारणों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत ईरान संबंधों की ओर। भारत और ईरान संबंधों को बहुत संक्षेप में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के संबंध ईरान के साथ हमें देखने को मिलते हैं, एक सकारात्मक संबंध और कुछ नकारात्मक संबंध। देखिए हमने अभी बात की आपको, भारत को तेल आयात के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत द्वारा ईरान से तेल का आयात, हमने कहा था अभी सऊदी अरब, यूएई, ये सब ऐसे राष्ट्र हैं, इराक भी ऐसा राष्ट्र है जहां से भारत बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है, और ईरान भी उनमें से एक बड़ा राष्ट्र है जहां से भारत तेल का आयात करता है। और इसीलिए ईरान भारत की तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अच्छा व्यापार भागीदार बन जाता है भारत का। बच्चों दूसरी बात, चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए सहमति। ये बंदरगाह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत मध्य एशिया के साथ व्यापार करना चाहता है, अगर भारत रूस के साथ अच्छा व्यापार करना चाहता है, अगर भारत यूरोप के साथ अच्छा व्यापार करना चाहता है, तो चाबहार बंदरगाह भारत के लिए आवश्यक है। ये देखिए मैप में आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ईरान, और ईरान में इस जगह पर है ये चाबहार बंदरगाह। यही वो खाड़ी वाला देश है, खाड़ी वाला क्षेत्र है। ये देखिए ये खाड़ी वाला इलाका हुआ, और यहाँ पर ये बाकी ये सऊदी अरब का क्षेत्र हुआ, और यहाँ पर कौन सा है, ये हिंद महासागर, ये भारत का कांडला बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह। देखिए मुंबई बंदरगाह की पहुंच हो रही है चाबहार बंदरगाह तक, जो कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, ईरान में। तो ईरान के साथ भारत ने एक सहयोग समझौता किया है, चाबहार बंदरगाह का विकास करेगा भारत और उसका प्रयोग करेगा यहां से माल की सप्लाई में। और देखिए इस पूरे रास्ते में रेल और रोड बनाए जा रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान और ईरान के द्वारा मिलाकर
यहाँ पर ये पूरे रोड बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार ये पूरे रोड और रेल के बनने के बाद में भारत का यहाँ से सीधे व्यापार संभव हो पाएगा, क्योंकि बीच में देखिए कौन सा देश है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान हमारा व्यापार नहीं होने देता इन मध्य एशियाई राष्ट्रों के साथ, रूस के साथ में और बाकी पश्चिमी एशियाई राष्ट्रों के साथ में आसानी से। इसलिए ये जब विकास हो जाएगा, इस चैनल का विकास हो जाएगा, इस बंदरगाह का विकास हो जाएगा, तो भारतीय व्यापार में काफी सहूलियत होगी, मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में, रूस के साथ व्यापार करने में और यूरोप के साथ व्यापार करने में। इसलिए चाबर बंदरगाह का विकास भारत ईरान संबंधों में एक विशेष महत्व रखता है और सकारात्मक संबंधों की तरह देखा जाता है। मैंने एक बात यह भी बताई थी कि सामरिक दृष्टिकोण से भी इस बंदरगाह का विकास महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा की पूरा क्षेत्र कौन सा है, सामरिक दृष्टिकोण से सक्रिय देश। यहाँ विश्व के बड़े देश जैसे चीन, अमेरिका, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने नौसैन्य अड्डे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सबको रोकने के लिए भारत को भी यहाँ पर कुछ अपने अड्डे की जरूरत है। चाबर बंदरगाह को आप कुछ उस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, सामरिक दृष्टिकोण से भी। यहाँ पर चीन का ग्वादर बंदरगाह है और ग्वादर बंदरगाह तक चीन की पहुंच ऑलरेडी हो चुकी है और इसी को रोकने के लिए भी चाबर बंदरगाह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पर्शिया की खाड़ी से जो तेल के टैंकर आएंगे उनसे भी नजदीक रहेगा चाबर बंदरगाह, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद बात करते हैं नकारात्मक संबंधों की। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि ईरान कुछ परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के बहाने परमाणु परीक्षण करने लगा था और ऐसा माना जाने लगा कि ये परमाणु परीक्षण वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कर रहा है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास हुआ, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए और उन प्रतिबंधों को भारत को भी मानना बाध्य था, क्योंकि भारत भी परमाणु अप्रसार करने से सहमत है। भारत भी नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में कोई परमाणु हथियार आए। ईरान का कहना है दोस्तों कि ईरान इस प्रकार के कार्य सिर्फ परमाणु ऊर्जा के लिए कर रहा था। दूसरी बात, ईरान भी परमाणु अप्रसार को मानता है, उसने साइन भी किया एनपीटी पर, लेकिन इजराइल इस देश इस क्षेत्र में विद्यमान है और इजराइल के पास नाभिकीय हथियार हैं और उनसे ईरान को संकट है, इसलिए हथियार इसके पास भी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार इन प्रतिबंधों का कोई महत्व नहीं रह जाता, या तो आप सारे देशों के बीच में से इन नाभिक हथियारों को समाप्त करें और या फिर प्रतिबंध को खोलें। लेकिन बच्चों अभी अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं बात करूं राजनीति की, तो उसमें प्रभुत्व रहता है अमेरिका का और उसके दबाव में इस क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए गए और अनेकों देशों ने अभी ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। और इस प्रतिबंधों से इस प्रतिबंध एक टर्म आती है यहाँ पर P5+1। P5 मतलब परमानेंट देश, कौन से परमानेंट, स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के, और एक हुआ आपका जर्मनी। और इन देशों ने मिलकर ईरान के साथ समझौता किया, उसके बाद प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन फिर पुनः अमेरिका ने कहा कि ईरान गड़बड़ कर रहा है और इसीलिए इस समझौते के होने के बाद भी जब ईरान के द्वारा गड़बड़ करने की आशंका बनी तो इस समझौते को मानना हटा दिया गया और उसके बाद में फिर से इसके ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए गए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। वर्तमान में अगर मैं नटशेल में बोलूं, अगर निष्कर्ष में बोलूं, तो ईरान के ऊपर प्रतिबंध हैं और उन प्रतिबंधों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में ईरान से तेल का आयात करता है। बच्चों तीसरी और एक और नकारात्मक संबंधों की जो बात है, वहां बात आती है ईरान का चीन की ओर झुकाव। देखिए जिस प्रकार भारत के और ईरान के संबंध अच्छे बन रहे हैं, भारत के लिए चिंता का विषय है ईरान का चीन की ओर झुकाव। एक तो व्यापारिक संबंध ईरान के बहुत अच्छे बन रहे हैं चीन के साथ में, चीन बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है, तेल के जो क्षेत्र हैं उनको खरीद रहा है। हालांकि भारत के लिए भी बातचीत चल रही है एक तेल फरजाद भी तेल क्षेत्र को खरीदने की, निवेश करने की उसमें, लेकिन चीन ऑलरेडी ऐसे कई तेल क्षेत्रों में निवेश कर चुका है ईरान में। उसके अलावा यहाँ पर अवसंरचना विकास में ईरान का सहयोग कर रहा है। उसके अलावा चीन की यहाँ पर प्रेजेंस हो रही है हिंद महासागर में और उस हिंद महासागर की प्रेजेंस में ईरान के साथ युद्ध अभ्यास भी किए जा रहे हैं बच्चों, और हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये सारे इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध बढ़ रहे हैं ईरान और चीन के बीच में, ये भारत के लिए चिंता का विषय है और इन वजह से भारत और ईरान संबंध नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं शॉर्ट में भारत इजराइल संबंधों की। समय काफी ज्यादा हो गया, माफी चाहूंगा, लेकिन इसे हम कंप्लीट कर ही जाएंगे बच्चों। भारत इजराइल फिलिस्तीन त्रिशंकु यहाँ पर बनता है। देखिए ये एक मैप है इजराइल का, जो हमने एक दिखाया था आपको शुरू में, ब्राउन कलर का एक छोटा सा क्षेत्र, उसे जूम करके यहाँ पे लगाया हुआ है। इस क्षेत्र में ये पूरा इजराइल है और इस इजराइल में एक आपको ग्रीन कलर का एक ये हिस्सा दिख रहा है और बीच बीच में ये वाले ग्रीन कलर के हिस्से दिख रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर के हिस्से हैं इन्हें मिलाकर कहा जाता है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का क्षेत्र मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम लोग निवास करते हैं इस क्षेत्र में, ये जो ग्रीन कलर का क्षेत्र है।
बच्चों पहले ये ग्रीन कलर का क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ करता था, यहाँ पर इस पूरे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इनमें सब जगह ग्रीन का प्रसार था। ये पहले लगभग फिलिस्तीन का क्षेत्र था बच्चों, अरब क्षेत्र था। बाद में 1947-48 के बाद से ही लगातार इजरायली जो यहूदी थे इन्होंने एनक्रोचमेंट करना प्रारंभ किया और इन फिलिस्तीनी क्षेत्रों को संकुचित कर दिया गया। बार बार युद्ध हुए, कई युद्धों की चर्चा हम करते हैं इस बारे में, और जब युद्ध हुए उसके बाद में फिलिस्तीनी संकुचित होते गए और सिर्फ दो स्थानों में ही परिणत हो गए, एक ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला। गाजा पट्टी का नाम आपने सुना होगा, ये वाला क्षेत्र गाजा पट्टी का ही क्षेत्र है बच्चों, और ये वाला वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। देखिए इन दोनों को मिला के कहा जाता है फिलिस्तीन। अब इस फिलिस्तीन में कौन से लोग रह रहे हैं? मुस्लिम लोग। लेकिन ये व्हाइट कलर वाले क्षेत्र में कौन से लोग रह रहे हैं? यहूदी। इस यहूदियों में और इन मुस्लिमों में संघर्ष रहता है। इजराइल चाहता है कि ये खुद का देश बने, जबकि फिलिस्तीन चाहते हैं कि हमें भी देश बनाने का मौका मिले, हमारे क्षेत्रों को मिलाकर एक देश बनाया जाए। इस प्रकार का विवाद दोनों के बीच में बन रहा है। कई बार समझौते हुए, एक ओस्लो अकॉर्ड यहाँ पर हुआ था 1991 और 1993 में, और ओस्लो अकॉर्ड या ओस्लो समझौता उसे कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, उसी के नाम पर हुआ था ओस्लो समझौता, जो भी न्यूज में भी था। ओस्लो समझौता यहाँ पर हुआ था, उनके माध्यम से विवादों को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन विवाद अभी तक भी नहीं सुलझे हैं। और लगातार अभी हाल में अमेरिका द्वारा कुछ निर्णय ऐसे लिए गए जिनकी वजह से विवाद और बढ़ते गया। कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में एक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो एक त्रिशंकु जैसा बन जाता है। एक जगह है इजराइल, एक जगह है फिलिस्तीन और तीसरा है भारत। भारत की विदेश नीति के सामने समस्या है कि अगर इजराइल का साथ देता है तो फिलिस्तीन नाराज होता है, फिलिस्तीन का साथ देता है तो इजराइल नाराज होता है। बच्चों यही बड़ी वजह है, क्योंकि फिलिस्तीन कौन सा है? मुस्लिम बहुल राष्ट्र। हमारे देश में भी अगर मैं बात करूं तो मुस्लिमों की बड़ी जनसंख्या निवास करती है। अगर हम फिलिस्तीन का साथ छोड़कर इजराइल के साथ बढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमारे देश की मुस्लिम जनसंख्या को भी एक गलत एहसास हो। और लेकिन 1992 के बाद भारत और इजराइल संबंधों में एक सकारात्मक रुख देखने को मिला और राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। क्योंकि बच्चों यही वो समय था जब हमारी विदेश नीति यथार्थवादी हो गई। हमने आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थवाद का सहारा लेना प्रारंभ किया और हमारी डिप्लोमेसी में, मैंने आपको एक शब्द बताया था डी हाइफनेशन, वो प्रमुख हो गया। हमने इजराइल और फिलिस्तीन का जो समस्या थी इसका सुलझावा कर दिया। हमने कहा हम फिलिस्तीन के साथ संबंध अलग तरह से चलाएंगे और इजराइल के साथ संबंध अलग तरह से चलाएंगे, अर्थात इनका आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम दोनों में मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे, दोनों का सहयोग करेंगे। लेकिन जब विदेश नीति की बात आएगी, जब सहयोग की बात आएगी, जब हमारे आर्थिक और रक्षा हित आएंगे, जब हमारे खुद के राष्ट्रीय हित आएंगे, तो हम दोनों के साथ ही संबंध बनाने को प्रमुखता देंगे। इस समय तक 90 तक आते आते ऐसा भी माना जाने लगा कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय वो भारत के साथ पूरी तरह से शामिल हो गया। अब उसके हर फैसले से वो सहमत था, अब उसके अंदर मेच्योरिटी आ गई थी। तो इस कारण भी भारतीय जो केंद्र सरकार थी उसको बल मिला और उसने प्रमुखता से इजराइल के साथ संबंधों को स्थापित कर लिया। बच्चों अब देखिए वर्तमान में भारतीय जो विदेश नीति है उसका एक अलग पहलू देखिए। कितने अच्छे मधुर रिश्ते हैं हमारे इजराइल के साथ में, कितने मधुर रिश्ते हैं हमारे ईरान के साथ में, अरब देशों के साथ में। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति अब उस आदर्शवादिता को छोड़कर यथार्थवाद के ऐसे ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां पर वो सभी विरोधी गुटों में सामंजस्य स्थापित कर सकती है। बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना कर ली। बच्चों इजराइल एक ऐसा देश था कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य, जब भारत को कोई सहयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि 98 में भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था और भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे अनेकों देशों के द्वारा। ऐसे समय में जब भारत का कोई सहयोग नहीं कर रहा था, इजराइल ने भारत को सहयोग दिया और इसके सहयोग का परिणाम हुआ कि हम बड़ी आसानी से 1999 का कारगिल का युद्ध पाकिस्तान से जीत सके। और इजराइल की ही भूमिका थी आगे चलकर भारत और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध बनाने में। बच्चों अब हम बात करते हैं भारत और इजराइल के अभी वर्तमान सहयोग की। रक्षा क्षेत्र बच्चों एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत इजराइल संबंध का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। बच्चों वर्तमान में भारत की रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के द्वारा पूरा हो रहा है। आपने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, बराक 8। ये बराक 8 मिसाइल इजराइल और भारत का एक जॉइंट एफर्ट है और उसके थ्रू ये मिसाइल भारत को मिली है। बच्चों इजराइल ने इसमें भारत को बहुत तकनीकी दी है और इस ऐसे अनेकों उदाहरण है बच्चों। रक्षा तकनीक में अवाक्स तकनीकी है, वो सारी इजराइल के द्वारा हमें मिली। ये रक्षा सहयोग भारत और इजराइल के बीच में भारत और इजराइल के सामरिक संबंधों की भूमिका भी दिखा रहा है। बच्चों वर्तमान में दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री के बीच में एक अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं और इसीलिए
इजराइल एक भारत का प्राकृतिक मित्र के रूप में सामने आने लगा है। बच्चों रक्षा संबंध, कृषि संबंध दूसरा एक है, कृषि संबंध। देखिए ये वाला क्षेत्र कौन सा है इजराइल का? इजराइल भूमध्य सागर के पास में है, और भूमध्य सागर के पास स्थित इस देश में कृषि के लिए पानी नहीं है बच्चों, पानी का अभाव है जो कृषि के लिए आवश्यक है। भूमध्य सागर का पानी कैसा होगा? खारा होगा, और इस क्षेत्र में कृषि करनी है तो उस कृषि का पानी कम है, तो पानी का आप ज्यादा बहाव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कैसी आपको तकनीकी अपनानी होगी? ड्रिप इरिगेशन जिसे कहते हैं, एक लघु सिंचाई का जो माध्यम होता है जिसमें फव्वारा फव्वारा आधारित सिंचाई जिसे कहा जाता है, उस प्रकार की सिंचाई में इजराइल पारंगत है। और भारत में इस प्रकार के कृषि क्षेत्र में सहयोग देखने को मिल रहे हैं भारत और इजराइल के मध्य। इजराइल भारत में ड्रिप इरिगेशन में हेल्प कर रहा है, ड्राई इरिगेशन में जो सूखा कृषि होती है उसमें मदद कर रहा है बच्चों। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध रक्षा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, और विज्ञान प्रौद्योगिकी की अनेक धाराओं के बीच में भी भारत और इजराइल के बीच में संबंध है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हुआ, मिसाइल डेवलपमेंट हुआ हमने देखा, और उसके अलावा मेडिसिन के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, दवा वाली क्षेत्र में भी भारत और इजराइल के बीच में संबंध बढ़ रहे हैं। बच्चों आज हमने पश्चिमी एशिया और के साथ सारे संबंधों की चर्चा की। हमने ये भी देखा कि पश्चिमी एशिया का क्षेत्र अनेकों विवादों से ग्रस्त है। सऊदी अरब ईरान का विवाद हो, चाहे यमन में परेशानी हो, चाहे ये सीरिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर परेशानियां हो, इजराइल में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में संघर्ष हो, यहूदी और मुस्लिमों का संघर्ष। हमने ये भी देखा कि ये पूरा क्षेत्र अरब अरब देशों का क्षेत्र है, और यहाँ पर कैसे इजराइल अकेला इस पूरे अरब देशों के बीच में बैठा है, और इन देशों के इन क्षेत्रों में और इजराइल के बीच में किस प्रकार के विवाद हैं। अनेकों समस्याओं से व्याप्त इस पश्चिमी एशिया क्षेत्र में भी भारत की कूटनीतिक पहलें इस प्रकार की हैं कि भारत ने विरोधाभासी गुटों के साथ भी अच्छा सामंजस्य स्थापित किया और हमारी विदेश नीति को हम आगे लेके गए। वर्तमान में हम इसी विदेश नीति को अग्रसर हैं और इन देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाते हुए एक मजबूत विदेश नीति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और पश्चिम एशिया के साथ हमारे संबंध लगातार मजबूत अच्छे होते जा रहे हैं, जिनका संबंधों का विस्तार अब सिर्फ सांस्कृतिक या फिर हम कहें नरम कूटनीति की ओर नहीं है, बल्कि हम अब एक कठोर कूटनीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़कर अब आर्थिक और सामरिक महत्व के संबंध स्थापित करने में सक्षम हो पाए हैं और उन्हें अधिक विस्तार देते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसीलिए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका प्यार सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं बंसल 10 कोड का यूज़ करके, और 10% का डिस्काउंट उन्हें मिल चुका है, हमसे वो कनेक्ट हो गए हैं, गाइडेंस में हैं। जिन्होंने अभी नहीं लिया है वो जल्दी से करें, और सारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई करते रहें, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।